Start. Okay. So we were discussing about the fair basis and the fixed overheads. So the fixed overheads is that type of cost which is like you have to pay whether you are producing anything or not. ठीक है, वो कौन कौन सी कॉस्ट थी? वो बेसिकली हमारे पास कॉमन कॉस्ट थी, और वो कॉमन कॉस्ट में आई गेव यू सम एग्जांपल्स. So the number one is rent, power expenses, electricity expenses, sorry, electricity, yes, expenses and bills, and depreciation. ठीक है, because ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि हर डिपार्टमेंट यूज कर रहा है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी यूज कर रहा है. ठीक है, और इसके अलावा जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट है वो भी इसको यूज कर रहा है. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिवाइड दीज कॉमन कॉस्ट टू देयर डिपार्टमेंट्स. ठीक है, ऑन द फेयर बेसिस. ऑन द फेयर बेसिस मीन्स के फिक्स कॉस्ट आपके पास फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन दी हुई है. ठीक है, एक इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन आपके पास अवेलेबल है, बट हाउ विल यू नो कि ये जो डेप्रिसिएशन है ये बेसिकली किस डिपार्टमेंट की है? ठीक है, मे बी वो क्लिनिक में पड़े हुए किसी एक्सरे मशीन की डेप्रिसिएशन हो. ठीक है, वो मे बी कैंटीन में पड़े हुए फ्रिज की डेप्रिसिएशन हो. ठीक है, वो मे बी किसी फर्नीचर की डेप्रिसिएशन हो जो मे बी किसी सुपरवाइजर के या मैनेजर के रूम में पड़ा हुआ. ठीक है, वो किसी भी चीज की डेप्रिसिएशन हो सकती है. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम फेयर बेसिस यूज करते हैं. ठीक है, दैट्स वाई वी यूज फेयर बेसिस. फेयर बेसिस में हमने क्वेश्चन के अंदर हर चीज अवेलेबल होगी. आपके पास फिक्स ओवरहेड्स होंगे, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल ऑन योर पेपर. ठीक है, आपके पास उनकी फेयर बेसिस अवेलेबल होंगी. इनमें से कोई भी फेयर बेस अवेलेबल हो सकती है. अच्छा, फेयर बेस क्या है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सबसे पहले आप ये चीज समझ लें कि फेयर बेसिस हर तरह के फिक्स ओवरहेड्स के लिए कौन कौन सी हैं. आफ्टर दैट आई विल गिव यू एन एग्जांपल, like an a practical example. Okay, चलें. अच्छा, जब भी आपको डेप्रिसिएशन फिक्स ओवरहेड दिया जाएगा आपके पास फेयर बेसिस या तो कॉस्ट होगी या नेटबुक वैल्यू होगी उस मशीनरी की या फिर मशीन आवर्स गिवन होंगे. ठीक है, और आप इस बेसिस पे या डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को स्प्रेड करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. फिर आपके पास अगर एम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल कैंटीन है, मेडिकल है, जैसे मैंने आपको मेडिकल में क्लिनिक की एग्जांपल दी थी वो है, तो उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या फिर लेबर आवर्स पे. ठीक है, अब ये इसमें हम लोग आगे जाके फर्दर वी विल डिस्कस अबाउट इट, सो यू कैन अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस. ओके, सो पावर, इलेक्ट्रिसिटी या हीट लाइटनिंग की फॉर एग्जांपल वहां पे कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट दी हुई है. ठीक है, तो आपने उसको किलोवाट्स आवर्स या फिर पावर यूजेज के ऊपर करना है. किलोवाट्स आवर मींस के वहां पे आपके पास होगा कि जी कैंटीन डिपार्टमेंट ने इतने किलोवाट्स यूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी के. ठीक है, क्लिनिक ने इतने यूज किए हैं, या फिर फॉर एग्जांपल वहाँ पे पावर यूजेज आपको परसेंटेज में गिवन होगी कि 70% जिसने यूज किए, 20% जिसने यूज किए. तो इस तरीके से यानी कि आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, फेयर बेसिस जो है वो आपको गिवन होंगे इन शॉर्ट. ठीक है, तो आपने उसकी बेसिस पे जो है वो इसकी कैलकुलेशन करनी है. अच्छा, इसकी जो है वो अब हम एक ना एग्जांपल देख लेते हैं. वेयर इज माय पॉइंटर, आई डोंट नो व्हाई इट इट लॉस्ट अगेन एंड अगेन. ओके, सो वेयर इज माय पॉइंटर नाउ? या, here it is. Okay, so we are going to understand again the apportionment concept. Okay, and we are going to calculate, we are going to, okay, apportionment, we are going to calculate it so you can better understand. Okay, for example, हम सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट एग्जांपल है ना,
ओके, एक और चीज जो है वो आपको गिवन की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रेंट गिवन है फैक्ट्री का, ठीक है, अगर आपको रेंट गिवन है फैक्ट्री का, तो उसके लिए आपको फेयर बेस जो है स्क्वायर्स में मिलेगी। ठीक है, ओके। चलें जी, अब हम लोग बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास फॉर एग्जाम्पल असेंबली डिपार्टमेंट है, ठीक है, वही एग्जाम्पल जो हमने स्टार्ट में ली थी। Okay, so first of all, our first department is assembly department, and the second one is knitting department. Okay, so the third one is the service department, which is canteen, and the fourth department is repair and maintenance. Okay, so these four departments we have in our factory. So we all know that this is production department, P1. This is also production department. Why we are calling it production department? Because in these department, your product is manufacturing. So that is why it is your production department. This is P2. We can call it P2. This is your service department, which might be um, not like helping you out in the manufacturing directly, but indirectly, these two department helping you out and smooth your production process. Okay, so ये हमारे पास जो है वो सर्विस फोर डिपार्ट सॉरी service, not service 4, it is actually service 2. So this is, okay, so this is service 1 department and this is service 2 department. Okay, so ये सारे डिपार्टमेंट एक फैक्ट्री के अंदर हैं। फैक्ट्री का फॉर एग्जांपल आप रेंट दे रहे हो, सर्विस सॉरी रेंट आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी कैन से you are giving the rent 40,000. This is your rent, your factory rent. Okay, so this is your total rent. अच्छा, टोटल रेंट आप दे रहे हैं एक फैक्ट्री का। क्या उस फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है असेंबली यूनिट में, क्या सिर्फ वो ही इस रेंट रेंट सिर्फ और सिर्फ जो है, क्या वो यही दो डिपार्टमेंट्स हैं जो इस फैक्ट्री में हैं और जो अपना रेंट दे रहे हैं? नहीं, इसमें कैंटीन और रिपेयर मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट भी है। बट ये दो आपके पास प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट हैं एंड दो जो है वो आपके पास सर्विस के डिपार्टमेंट है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली एब्जॉर्प्शन के अंदर हम लोग कर क्या रहे हैं, इसका एसेंस आप याद रखें। हर एक स्टेप की कैलकुलेशन का इसका एसेंस याद रखें। बेसिकली एब्जॉर्प्शन अकाउंट के कॉस्टिंग के अंदर जो है वो बेसिकली हो क्या रहा है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जितने भी आपके फिक्स ओवरहेड्स हैं उनको अपोर्शन करना सीख रहे हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन अकाउंटिंग हो रही है। बेसिकली उन सारे कॉस्ट को उठाकर हम उसको टोटल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करके
बाद में पर बैग को प्रोड्यूस करने, क्योंकि स्टार्टिंग से हम लोग बैग की ही एग्जांपल यूज कर रहे हैं, तो पर बैग को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट आ रही है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि रेंट जो हम दे रहे हैं वो असेंबली को कितना जाना चाहिए, यानी कि दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना जाना चाहिए और दोनों सर्विसेज डिपार्टमेंट को कितना जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज है ये अपोर्शनमेंट कहलाती है, और अपोर्शनमेंट अपोर्शनमेंट होगा हमेशा फेयर बेसिस पे, और फेयर बेसिस आई हैव ऑलरेडी गिवन यू above, where it is, where is my pointer, yes, here it is. So here is your fair basis. ठीक है, अच्छा रेंट के लिए रेंट के लिए जो है वो आपको फेयर बेस कौन सी अवेलेबल होगी? अच्छा, फॉर एग्जांपल असेंबली जो है वो आपका कितना एरिया ले रही है, कितना स्क्वायर फीट जो है वो ले रही है, जितना एरिया ले रही है वो हम लोग यहाँ पे खुद से एक एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं कि पूरी जो फैक्ट्री है, जो पूरी फैक्ट्री का जो फ्लोर एरिया है उसमें से फॉर एग्जांपल जो आपकी असेंबली है वो लिख रही है 400। ठीक है, अच्छा यानी कि वो इतना एरिया ले रही है, वो इतने एरिया पे वो असेंबली का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्टेड है। निटिंग जो है वो फॉर एग्जांपल ले रही है 300। ओके, कैंटीन जो है वो फॉर एग्जांपल ले रही है 200। रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो डिपार्टमेंट है, जो हमारी सर्विस 2 है फॉर एग्जांपल, वो ले रहा है 300। ओके, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हुआ कि जो फैक्ट्री है उसका जितना भी फ्लोर एरिया है, जितनी भी पूरी एक फैक्ट्री जितने एरिया पे कंस्ट्रक्टेड है उसमें से इतने इतने स्क्वायर जो है वो असेंबली 400, निटिंग 300, कैंटीन 200, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 300। ठीक है, आई थिंक इट इज जस्टिफाइड। अगर आपको रेंट देना है फैक्ट्री का तो इट शुड बी डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑन द फेयर बेसिस। और ये फेयर बेसिस का मतलब क्या है कि हमारे पास हर एक डिपार्टमेंट कितना एरिया ले रहा है वो हमें गिवन होगा। ठीक है, लेकिन हमने इस रेंट का कितना कितना पार्ट इन सब में डिवाइड। दैट इज डिपार्टमेंट बेस। डिपार्टमेंट बेस मींस कितने स्क्वायर फीट असेंबली डिपार्टमेंट ले रहा है, कितने स्क्वायर फीट निटिंग, कितने स्क्वायर फीट कैंटीन, कितने स्क्वायर फीट रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डिपार्टमेंट बेस मींस के डिपार्टमेंट फेयर बेस। ओके, ओके, डिवाइड किस पे करेंगे? डिवाइड करेंगे टोटल बेस पे। टोटल बेस अभी क्या करेंगे, टोटल बेस कैसे फाइंड करेंगे कि जितना भी स्क्वायर फिट ये सारे डिपार्टमेंट्स ले रहे हैं सबको ऐड कर देंगे, तो इट मींस कि हमारे पास आ जाएगा हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री का टोटल फ्लोर एरिया। और किसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किसके साथ करेंगे, कैन यू गेस? यस ऑफ कोर्स, वी विल मल्टीप्लाई इट विद आवर टोटल रेंट। ओके,
Okay. So first of all, what should we do now? We are going to add these four fair bases. Okay, so 400 and 300, 700, 900. Okay, 900 and 300 is equal to 1200. So basically जो हमारी पूरी फैक्ट्री है उसमें ये टोटल फ्लोर एरिया 1200 स्क्वायर फीट है। रेंट जब भी आएगा तो हमें पता ना चाहिए फैक्ट्री फैक्ट्री है, ठीक है, वो आप रेंट पे ले रहे हो, आप रेंट पे कर रहे हो, ठीक है। तो हमेशा जाहिर सी बात है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं तो जितना जितना जो जो डिपार्टमेंट जितनी जितनी जगह ले रहा है, जितनी जितनी फ्लोर एरिया वो कर रहे हैं, कैप्चर कर रहा है, ठीक है, हमें उसकी बेसिस पे ही उससे रेंट लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू मे बी रेंट आउट एनी हाउस, सो अगर फॉर एग्जांपल यू सेड टू द ब्रोकर that you want a two bedroom and one hall and one kitchen house, so it means that your broker will charge you a high prices for it, okay। और अगर second for example अगर आप कोई 4 rooms 2 halls and 2 kitchens हाउस बाय करने जा रहे हैं, इट मीन्स दैट योर ब्रोकर विल टेल यू दैट यू विल हैव टू पे द हायर अमाउंट ऑफ इट, ठीक है। तो ये मेन चीज है कि जितना जितना जो जो डिपार्टमेंट स्क्वायर फीट ले रहा है वो उतने अपने हिसाब से उसका रेंट अपने आप में डिवाइड करेगा, ठीक है, फेयर एनफ। देखो एक बात है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बहुत फेयरली चल रही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फेयरली चलती है। जितना जितना जिस जिस डिपार्टमेंट में खाया पिया हजम किया, जितना यूज किया, जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की, सबके फेयर बेसिस हमारे पास हैं। सिंपली क्या करना है, फेयर बेसिस जो हैं उनको आपने डिपार्टमेंट बेस ऊपर रखना है। जितने बेसिस आपके पास गिवन होंगे, फाइंड आउट आपने ये करना है कि जब आपके पास फिक्स ओवरहेड्स आएंगे तो यू शुड नो कि इनके फेयर बेसिस क्या हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली आपको अपोर्शन मतलब अपोर्शनमेंट का ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलें जी, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट बेसिस सबसे पहले हम असेंबली का देख रहे हैं जी। असेंबली के असेंबली जो है डिपार्टमेंट वो कितना रेंट ले, रेंट उसको हम कितना देंगे, ठीक है, यानी कि वो कितना रेंट बेसिकली वो कितना रेंट जो है वो रेंट असेंबली जितना भी हमारा आंसर आएगा, जो भी हमारा आंसर आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि असेंबली डिपार्टमेंट जो रेंट हम लोग पे कर रहे हैं उसका इतना रेंट असेंबली डिपार्टमेंट ले रही है, ठीक है, यानी कि इतनी कॉस्ट जो है वो असेंबली डिपार्टमेंट के ऊपर लग रही है। इतना इतना रेंट निटिंग के पास है तो इतनी कॉस्ट रेंट की निटिंग पे लग रही है। इतना रेंट कैंटीन के पास है तो इट मीन इतनी कॉस्ट कैंटीन अकर कर रही है रेंट के अंदर। इतना रेंट जो है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस के पास है तो वो इतना इतनी कॉस्ट जो है वो अकर कर रही है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कॉस्ट को अपोर्शन कर रहे हैं। हम लोग कॉमन कॉस्ट को, यानी कि जो आपकी कॉस्ट जिसको हम लोग शायद इजीली ट्रेस ना कर सकें, लेकिन उसको अब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है बाय फेयर बेसिस, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम असेंबली का, तो मैं इसको P1 बोल लेती हूँ। तो P1 का जो है वो हम कर रहे हैं रेंट फाइंड, कि कितना रेंट जो है वो उसको जा रहा है। टोटल रेंट में कितना रेंट ये पे अकर कर रहा है, कितनी कॉस्ट अकर कर रहा है बेसिकली, ठीक है। 400 डिवाइडेड बाय बेस, टोटल बेस कितनी थी, कितनी टोटल बेस थी, कैन यू गेस, अपने माइंड में आप सोचें, यस 1200। मल्टीप्लाई टोटल रेंट कितना था, 4000, सॉरी 40,000। ओके, so now you should calculate it। So it is basically
33 13,330। ओके। सो नेक्स्ट जो है, अच्छा, इसका निटिंग का और स्कियर सॉरी रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सेम ही होगा, तो हम दोनों का वन टाइम ही फाइंड कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है। अगेन कितना डिपार्टमेंट बेस कितना स्क्वायर फुट ले रहा है ये फ्लोर एरिया का? 300 डिवाइडेड बाय टोटल 1200। 10,000। ओके। सो कैंटीन यानी कि आपका सर्विस डिपार्टमेंट 1, कितना फ्लोर एरिया है इसके पास? 200। 1200 मल्टीप्लाइड बाय 6,666। ओके, तो कैंटीन का सेम होगा। नो सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का सेम होगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ you will apportion your all common cost to the specific department on the fair basis। ठीक है, इसी तरीके से यही मेथड होगा आपका इसमें भी। जब हम क्वेश्चन करेंगे इसका, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दैट हाउ टू टेक और हाउ टू सॉल्व the difficult question which will come into your exams। सो ये फेयर बेसिस आपके पास गिवन होंगी। आपने क्या करना है, याद रखना है किस किस फिक्स ओवरहेड्स पे कौन कौन से फेयर बेसिस आएंगे। ठीक है, फेयर बेसिस आपके पास गिवन होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा फेयर बेस आपने यूज करना है। एंड सेकेंडली आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपने अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ठीक है, सो दैट्स इट। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपकी जितने भी फिक्स ओवरहेड्स होंगे आप उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में उनकी फेयर बेसिस की बेस पे डिवाइड कर देंगे कि ये डिपार्टमेंट जो है वो ये सारे फिक्स ओवरहेड में इतनी इतनी कॉस्ट इनकर कर रहा है। ओके। ओके, सो स्टूडेंट्स, द अदर two methods which is um, yes, which is reapportionment। So we have